जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से ढेर सारी जंगें लड़ चुके हैं, वैसे इधर यूरोप के लोग भी एक दूसरे से ढेर सारी खून रेज जंगें लड़ चुके हैं। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स में तो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। एक वक्त पे जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम में फ्रांस पे कब्जा तक कर लिया था, मगर अब इनके दरमियान अमन है। कैसे? एक्शन। जो कौमें अपनी तारीख से वाकिफ नहीं होती ना, वो उसको दोहराने पे मजबूर हो जाती। कितना बुनियादी सा सबक है ये कि अपनी तारीख को तस्लीम करना, ताकि इस तरह के भयानक वाक़यात को फिर से होने से रोका जा सके। शायद यही हिकमत है जो जर्मन्स ने समझ के ये हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बनाया कि वो तारीख में की हुई गलतियों को फिर से दोहराएं। यहाँ पे तो बच्चों को उनकी तालीम में भी सिखाया जाता है कि उनके बाप दादों ने क्या गलतियां की तारीख में, क्या ज्यादतियां की लोगों के साथ। हर जगह यहूदियों के खिलाफ तासुफ मिटाने के लिए इस तरह के मेमोरियल्स बने। क्या हम बड़े सगीर के लोग ऐसा करते हैं? पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं करते, क्योंकि अगर करते तो हम दूसरी नस्लों के साथ, उनकी मुख्तलिफ तहजीब और अकायद के साथ एक कबूलियत और बर्दाश्त का जज्बा पैदा कर पाते। मगर इधर हम कॉम्प्लेक्स तारीख को सिंप्लीफाई करके गंद को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं, जैसे कि हमारे बाप दादों ने कभी कुछ बुरा नहीं किया, हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ बुरा किया, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बुरा किया, मुसलमानों ने सिखों के साथ किया, सिखों ने मुसलमानों के साथ किया, इंसान ने गर्ज इंसान के साथ ही बुरा किया और कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि गोरों ने इस खित्ते के लोगों को कॉलोनाइज करने के लिए अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के हिसाब से उनके दरमियान तासुबात पैदा किए, रिलीजियस डिविजन्स को डीपन किया और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स में बांटा, इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रिलीजियस डिविजन्स इन पॉलिटिक्स। ब्रिटिश तो भाई इस खित्ते में इनकरेज करते थे कि लोगों के मजहबी तफरक़ात पैदा हों। वो सेंसस करवाते थे कि लोगों को अपनी मजहबी बना पर शनाख्त देनी पड़े, कि अब पाकिस्तान के मुसलमान किसी और के दीन की नफ़ी करके ही अपना शनाख्ती कार्ड पाते हैं। नहीं, कागजात पे मजहबी शनाख्त बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे तो ज़ोरदार कैथलिक तहजीब है, ईमान में कोई घाटा नहीं हुआ। इसमें मेरे और आपके ईमान में घाटा नहीं होता, बस कोलैबोरेशन बढ़ती है, इश्तराक पैदा होता है। और इश्तराक तो परवेज उद्दौला साहब ने भी कहा था एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। इंसान के बीच में इख्तलाफ तो होता है, तनाव जरूर होता है, मुकाबला होता है, मगर एक स्पीशीज के अंदर जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस हो उतनी ही ज्यादा उनके बीच में कोऑपरेशन भी होती है। दुनिया दर हकीकत एक मंडी है, और इस बैनुल अक़वामी मंडी में आपके मुल्क की पैदावार क्या है डिसाइड करती है आपकी हैसियत। इधर यूरो इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने पाकिस्तानी रुपए की खास कदर महसूस हो नहीं रही। यूनिक्लो आए हैं तो इंडिया की बनी हुई शर्ट यहाँ पे बिक रही है, प्राइम मार्क गए हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान की बनी हुई पैंट्स बिक रही हैं। दिल तो कह रहा है कि पाकिस्तानी शर्ट ले लो, लेकिन हकीकत यह है कि इंडियन वाली यूनिक्लो की शर्ट जरा थोड़ी बेहतर क्वालिटी की है। और मंडी में ग्राहक का कोई दीन ईमान नहीं होता, जो अच्छी शर्ट बनाता है वो पैसे ले जाता है। यूरोप को इतना इंटीग्रेटेड देख के मैं अपने अंदर की कौम परस्ती पे, वो जो जज्बाती सी कौम परस्ती नहीं होती, उस पे काबू कर पा रहा हूं। और कुछ नोम चॉम्स्की साहब के ख्यालात याद आ रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया को मुड़ के देखें, जहाँ पे जंगे हर जगह हो रही हैं, ज्यादातर उनका ताल्लुक कौमी रियासत के तस्वर से और उसके सिस्टम्स और उसके बॉर्डर्स और उसकी सरहदों पे। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि ये बॉर्डर्स लोगों के फायदे के लिए तो नहीं बनाए जाते, और परवेज उद्दौला साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। नेशन स्टेट इज एन अबॉमिनेशन। लकीरें पहली दफा खींची गई थी 1648 में। एक तो 1914 में जंग हुई यूरोप के अंदर, जो इंतहाई खूनरेज थी, और उससे कई गुना ज्यादा जब दूसरी जंग 1939 में हुई। यूरोप ने उससे बहुत सीखा। यूरोप ने अपनी तबाही को देखते हुए कहा कि अब ये नेशन स्टेट ऐसी खतरनाक चीज है कि इसमें एक नेशन स्टेट दूसरे के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करके अपने लोगों को पागल कर सकता। फिर ये कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, चीरते फाड़ते हैं, एक दूसरे का गोश्त खाते हैं। तो इसे खत्म करो। कहीं मैं भी इस निजाम का गुलाम तो नहीं, जहां गुमशुदा रूह अपना झंडा बुलंद करती है, जहां गुमराह
किसी मसनूई तौहीन पर सर कलम करते, जहां तनकीदी सोच को हम खत्म करते, जहां कमजोरी की सियासत आसमान को काला कर चुकी और रूहों के ढेर कचरे में मिलते। लाखों बांग्लादेशियों को याह्या खान के ऑपरेशन सर्चलाइट में मारा गया और बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसके अंदर सिविलियंस थे, स्टूडेंट्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके घर जाके उनको टॉर्चर किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उनको कत्ल तक किया गया। और वो भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के कई साल रिसोर्सेज खींचने के बाद और उन पर एक उर्दू ज़ुबान जो कि उनकी ज़ुबान नहीं है उन पर मुसल्लत करने के बाद। और आज भी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से जुदा होने का इल्ज़ाम हिंदुओं पर लगाया जाता है। और ने जराइम का एतराफ़ किया। मेरे दादा भी इस रोड के पार बॉर्डर की दूसरी तरफ से ही हिजरत करके यहाँ पे आए थे और सुना है कि परदादा के नाम पे अमृतसर में कोई सड़क भी है। और भी लोगों से मिला हूँ, कहते हैं उनके परदादों के नाम पे सड़कें भी हैं जो कि शायद हम कभी देख ना पाएंगे, क्योंकि ये दीवारें जो हैं वो दुश्मनी की नुमाइंदगी करती हैं और तकलीफ़ तकसीम की जो है उसकी नुमाइंदगी करती हैं और ये जगह बेरंग हो चुकी है। इसी तरह बर्लिन की ईस्ट दीवार भी एक ज़माने में एक बॉर्डर को नापती थी। सियासी और मुआशी अलहदगी आ गई थी यहाँ के लोगों के दरमियान, मगर लोगों ने एक दूसरे को अलहदा ना समझा और दीवारें तोड़ डाली। और अब इनका ये है बर्लिन वॉल मेमोरियल, जो कि एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को दीवार अलहदा करती थी, अब एक यकजहती की, पीस और अमन की इलामत बन चुकी है। हर दीन, हर नस्ल के फनकार यहाँ पे आके अब इस वक्त मैं इटली में मौजूद हूँ। अब्दुल सलाम के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स से ज़्यादा दूर नहीं। 1972 में उन्होंने यही आइडिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश किया था और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ना सिर्फ आमादा थे मगर उसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो फंडिंग रेज करेंगे उसके लिए। तो अब्दुल सलाम को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और इससे एक नोबल लॉरिएट जिनका हम पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से आए थे, उनके मुँह पर कालक मली जाती है साइंस यूनिवर्सिटीज़ के बाहर। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिजिक्स की दुनिया में आप जानते ही होंगे कि इनने गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दिए और जब इनको 1933 में अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा नाज़ी परसिक्यूशन से बचने के लिए, तो इस यहूदी साइंसदान ने कभी वापस आना जर्मनी पसंद ना किया। मगर अब इस यहूदी साइंसदान के अजीम काम को इधर जर्मनी, बर्लिन, जहाँ के ये ओरिजिनल बाशिंदे हैं, उनके मुजस्मों के जरिए अप्रिशिएट किया जाता है, पहचाना जाता है। इनका ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है जर्मन्स की डेडिकेशन साइंटिफिक अचीवमेंट्स की तरफ। सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है सबका है। जना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सही है, तो अब उनके नाम की यूनिवर्सिटी इटली में पाई जाती है, बाकी पढ़ने लिखने समझने वाले लोगों के पास। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इटली के शहर बोलोनिया में द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर दुनिया के हर कोने से बंदे आते हैं, तो जितने एक्स्ट्रा कल्चर्स आते हैं आपको उतना फ़ायदा होता है। तो ये छोटा सा शहर था जो कि यहाँ आबाद था तकरीबन 1200-1400 साल पहले, और उनके असातिज़ा असल में मुसलमान थे। वो हमारी तरफ आते थे अफ़गानिस्तान, और जहाँ मौलाना रूमी और हमारे साइंसदान, वहाँ से इन लोगों की एजुकेशन थी। देन ये यहाँ आए, इन्होंने एक कम्युनिटी बना के यूनिवर्सिटी डेवलप कर दी। कुछ चीज़ें हैं रेसिस यहाँ पर यूरोपियंस की, नॉट ओनली इटालियंस, हाँ उनकी हैं जो कि आपको तंग करती हैं। इधर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोगों में इश्तराक पैदा करने की जगह तासुब पैदा करते हैं। कासा पाउंड नाम का एक ग्रुप है जो कि वाइट सुप्रेमेसी फैलाता है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ रेसिज्म पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे जज्बात नहीं है। 15वीं सेंचुरी की बात है जब एक इटालियन फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर जियोडानो ब्रूनो, जिनने काफ़ी खिदमात दी है मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और साइंस की फ़िलासफ़ी में, क्योंकि रोमन कैथलिक थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया था अपने अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ के सबब, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को,
जिसमें बताया गया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता। ये कैथोलिक बिलीफ्स के खिलाफ थी बात। 1591 की बात है कि जब जियोर्डानो ब्रूनो स्विट्जरलैंड गया सफ़र करके, तो वहाँ पे उसको कैल्विनिस्ट अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया अपने कंट्रोवर्शियल ख्यालात की वजह से, और फिर कैथोलिक चर्च ने उसके ऊपर कुफ्र का मुकदमा किया और उसको ऑप्शन दी कि वो अपने ख्यालात तब्दील कर ले। लेकिन जब उसने नहीं तस्लीम किया उनके ख्यालात, तो उसको जला दिया गया। ब्रूनो अपने ख्यालात में कोपर्निकस की थ्योरी से भी आगे चला गया था। उन्हें यकीन था कि कायनात लामहदूद है और बेइंतहा है, और तारों और मुख्तलिफ सूरज और सियारों पर और जानदार मखलूकात भी मौजूद हैं। आज ब्रूनो को एक साइंस और मंतिकी सोच की आज़ादी का शहीद माना जाता है, क्योंकि उसके बाद आने वाले वक्तों में कोपर्निकस की थ्योरी में बहुत सी चीज़ें सच साबित हुई। ब्रूनो को बोलने से रोकने के लिए गए इक़दामात ने उन्हें मौजूदा दौर के रोम में आज़ाद ख्याल और तकरीर के लिए एक अलामत बना दिया है, जहां हर साल उनकी याद में एक तकरीब की जाती है जहां पे उनको टांगा गया था। ब्रूनो तो जल गया, लेकिन उसके बाद और भी साइंसदान इस थ्योरी को उठाते रहे। ये इटालियन साइंसदान गैलीलियो गैलीली मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का बाप माना जाता है। गैलीलियो के मुकदमे में उसको मजबूर किया गया कि वो अपनी अकीदत को वापस ले ले, और उसे बाकी जिंदगी घर की हिरासत में रख दिया गया। उसे उसकी मौत के कई साल बाद तक लोग काफिर करार देते रहे, मगर उसने काम जारी रखा और तारीख ने उसके ख्यालात को सच साबित किया। पहला फल्कियात का इल्म जिसको टेलीस्कोप के डिजाइन को इंप्रूव करके हासिल किया गया, और जोरा, जुपिटर और वीनस के सैयारों को मुशाहिदे के जरिए गर्दिश के मैप्स बनाकर साबित किया कि ये जहां वाकई हीलियोसेंट्रिक है। इसीलिए तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, मंतकी आज़ादी, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम बहुत अहम है इंसान के प्रोग्रेस के लिए। यहाँ पे तो 18वीं सदी में एक ऐसा वक्त भी आया जब चर्च को रियासत से सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि कैथोलिक चर्च के बारे में ये माना जाता था कि ये इटली की मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता चर्च की पावर्स लिमिट कर दी गई। तो भाई मगरब में दीन और रियासत को अलहदा करने से उनने फ़र्द की आज़ादी पाई, जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान ज़्यादा ताउन पैदा हुआ कि अब पाकिस्तान में भी ये सीखा जा सकता है कि मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, मज़हबों के दरमियान टकराव की कैफियत की जगह एक तरह के गुफ्तगू और डिस्कोर्स शुरू हुए। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको ये बेसिक लॉ कहते हैं, वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए गए हैं इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ वफाक की, रियासत की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। यहाँ की स्टेट्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं ताकि वो अपने एजुकेशन के, अपने कल्चर के, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के खुद ही फैसले कर सकें। यानी कि उनकी लेजिस्लेशंस और उनकी गवर्नमेंट्स भी अलहदा बैठती हैं ताकि वो अपने शहर के बाशिंदों के हिसाब से पॉलिसी सेट कर सकें ताकि उनका फ़ायदा हो। कराची मांगता है, और ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स लोकल बॉडीज़ को दी गई हैं, वो इसलिए दी गई हैं ताकि जो रहने वाले लोग हैं, जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनके मुताबिक फैसले किए जाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट सारों के पैसे ना खा जाए। पंजाब खा जाता है पाकिस्तान के। पावर की डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। आज तक जितनी भी हमने वीडियोस देखी है ना, ये सबसे ज़्यादा यूनिक वीडियो, जिसको बोलते हैं ना मास्टरपीस, वो लगा भाई ने बहुत कमाल की वीडियो बनाई। और काश ये जो वीडियो बनाई थी है ना, अगर कोई बंदा समझ जाए ना, जो मैसेज वो देना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, काश ये हमारी जो हुकूमतें हैं ये समझ पाए, और हमारी जो अवाम है वो समझ पाए कि भाई नफरतें कैसे ख़त्म करनी है और ये क्यों ज़रूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल हमारे जो आज देखा भाई अवाम, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन जो भी है, जितना मर्जी इसको सीख लें, लेकिन जब तक घुटने नहीं टेकेंगे हमारे हुक्मरान, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हुक्मरान ने घुटने टेके, उसने पीछे वाली जंगों से सबक सीखा, घुटने टेके, माफी मांगी। बिल्कुल मुआहदे किए, तब जाकर अमन सुकून आया, तब जाकर उन्होंने तरक्की की। जो उन्होंने लेने की उनको। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ये भी पहले यहाँ कराची में सेट थे, लेकिन इधर इनको कोई आगे की चीज़ नज़र नहीं आई। अब ये जाकर भाई बाहर सेट हो गए हैं, क्योंकि इधर इनको भाई अच्छा नहीं फील हुआ और यहाँ से निकल पड़े। ठीक है भाई, अपना अच्छे काम है, लेकिन ये कि उन्होंने एक हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो बनाई, जिसके साथ उन्होंने हमें समझाने की तो कोशिश की है, लेकिन हम आम तो समझे जो हमारे ऊपर है, उनको कौन समझाए। वो तो ऐसी वीडियोस देखते नहीं है,
क्योंकि उनको तो मौत पड़ती है ये चीज़ें देखने में। तो सही बात है, अगर रिलेशन भाई बेहतर हर बंदे ने की है, लेकिन हमारे अंदर भाई फाइट ही इतनी करवाई जाती है। अभी भी बोल देते हैं भाई आज भाई बॉर्डर पर एक परेड चल रही होती है तो उस पर देखते हैं कि किसके ऊपर लात जाती है। इधर तो लात की भाई फाइट हो रही है, वो देखो हमारे फौजी के ऊपर लात है, हमारे फौजी। यूरोपियन से जो सबक सीखना है ना वो एक एशिया वाली साइड पर काफी मुश्किल। बहुत कमाल का वीडियो था यार, बहुत अच्छा वीडियो था। लेसन फ्रॉम इंडिया एंड यूरोप। इंडिया की तो बात इसमें काफ़ी कम हुई है, काफ़ी कम, लेकिन ज़्यादा बात इसमें यूरोप की हुई है। और इंडिया के हवाले से तो आप लोग और हम लोग आपस में गुफ्तगू करते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वो तो आप लोगों को हमारे हवाले से हमारा ओपिनियन पता ही है कि कितना कुछ है हमें इंडिया से सीखने के लिए। लेकिन यूरोप की बात करते हैं जिस पे ज़्यादा इस वीडियो का फोकस था कि यूरोप के लोगों ने तो, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो हमसे कई दर्जे आगे जाके खराबियाँ करके लोगों की जानें लेके खून रेजी करके वापस ऐसे आए हैं कि जैसे उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। सीखा एग्जाम्पल दी जाती है ना ह्यूमन राइट्स की, यूरोप की या वेस्ट की दी जाती है ना, बिल्कुल, तो वो इसीलिए दी जाती है ना कि वहाँ कदरे बेहतर, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर है। हाँ, लेकिन जो उन्होंने बात बोली, जैसे उन्होंने एक दो तंजीमों के नाम भी लिए थे कि वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्या कहती हो आप कि हमें किस तरह से चीज़ों को सीखना चाहिए? क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह वो हमसे बड़ी पावर्स थी, पाकिस्तान, इंडिया, तो एक मतलब सब कॉन्टिनेंट जो था वो था, लेकिन दुनिया में इससे बड़ी बड़ी जंगें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसके बाद जो है इतने लोग मरे और आज वो सारे ही जो हैं वो इकट्ठे हैं, एक दूसरे के नेबर्स हैं, एक दूसरे से बड़ा उनका है और वो सब इकट्ठे हुए हैं और वो अपना प्रॉपरली चीज़ें चल रही हैं। और हम यहाँ पे उर्दू, हिंदी और बंगाली इन लैंग्वेजेस की बिना पे एक दूसरे से अलहदा होते गए और हमने कहा कि नहीं जी हमारी ज़ुबान उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, फ़लाना बोलते हैं। यार इवन दो इंडिया में आप देख लो कि इतनी स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़ुबानें मुख्तलिफ बोलते हैं, लेकिन और पाकिस्तान